हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस चैनल में हम एक ऐसी केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं जिसने हिस्ट्री में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करी है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक्स एंड लॉ। वो केस था अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इस केस की हिस्ट्री, इस केस में एक्चुअली क्या हुआ, कितने ट्रायल्स चले, कौन-कौन से लॉयर्स ने अपना बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसे फॉरेंसिक्स ने एक जजमेंट को, कितने सारे जजमेंट्स आए, कितनी बार सस्पेक्ट को डेथ पेनल्टी मिला, बट हालाँकि फॉरेंसिक्स ने उस जजमेंट में, उस केस में क्या रोल प्ले किया और कैसे पूरे के पूरे जजमेंट को बदल दिया गया, कैसे इस केस ने हिस्ट्री में बहुत बड़ा अपना एक जगह बना लिया जस्ट बिकॉज़ कि हमारे जो लॉयर्स होते हैं, हमारा जो लॉ है, जहाँ पे हम लॉ की स्टडी करते हैं, वहाँ पे फॉरेंसिक्स का नॉलेज लॉयर्स को नहीं है। तो कैसे उस कमी को, उस साइड ऑफ साइंस को इस केस ने एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रिया बना के एक अलग तरह का हिस्ट्री क्रिएट किया है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हर एक चीज़ मैं आपको शुरुआत से एंड तक बताऊँगी। फिर कैसे श्रेया रस्तोगी का रोल आता है, श्रेया मैम ने कैसे डीएनए एक्सपर्ट को क्वेश्चन किया, कैसे फॉरेंसिक्स के में जो कमियाँ रह गई हैं, लॉ में जो फॉरेंसिक्स का ऐड ऑन नहीं है, उन सारी चीज़ों को कैसे काउंटर क्वेश्चन किया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम केस का ओवरव्यू लेते हैं कि केस में क्या हुआ, क्या केस था, कैसे क्राइम हुआ, क्या-क्या अनोखी लाल पे एक्यूज़ेशंस आए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो अप्रैल 2012 में काटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में 4 साल की एक बच्ची मिस हो जाती है। ओके, किसी को नहीं पता वो बच्ची कहाँ चली गई, वो अपने घर के पास खेल रही होती है और अचानक से वो गुम हो जाती है। फिर उसकी फैमिली क्या करती है, उसको ढूंढना शुरू करती है और बाद में क्या होता है, जब वो बच्ची नहीं मिलती है तो फैमिली एक पर्सन को सस्पिशियस मानती है और वो पर्सन कौन होता है? अनोखी लाल यादव। अनोखी लाल यादव उस फैमिली का एक नेबर होता है जो पास में ही रह रहा होता है। लास्ट टाइम फैमिली ने उस बच्ची को अनोखी लाल के साथ ही देखा था, तो फैमिली को लगा कि अगर बच्ची गायब हुई है और बच्ची नहीं मिल रही है तो मे बी अनोखी लाल उसका रीज़न हो सकता है। तो फैमिली ने अपना सस्पिशन किस पे रखा? अनोखी लाल। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई ना, तो बहुत सारे हॉरिफाइंग ट्रुथ सामने आए। क्या-क्या चीज़ें सामने आई? ये सामने आया कि अनोखी लाल ने उस छोटी-सी बच्ची को ट्रिक करके अपने साथ लेके गया है, उसको कहीं पे किडनैप करा है, उसके साथ कुछ गलत किया है। तो लोगों को इन्वेस्टिगेशन के बाद लोगों को जो चीज़ें पता चली वो यही थी कि अनोखी लाल ने ही जस्ट ट्रिक्ड आउट द गर्ल एंड ही जस्ट डिड समथिंग रॉन्ग टू हर मे बी। ओके, फिर ये पता चला, उसके बाद पता चलता है कि उस बच्ची का रेप कर दिया है। किसने किया है? अनोखी लाल ने किया है। इसके बाद क्या होता है, ये भी हमें पता चलता है कि उसने ना एक बहुत शार्प वेपन से उसके गले पे चोट करी, उसके बॉडी पार्ट्स को हार्म किया, ठीक है? और फाइनल फाइनल क्या हुआ, उस बच्ची का मर्डर करके उसकी बॉडी को वो छुपा देता है, ठीक है? फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो बॉडी रिकवर होती है और जब हमें वो बॉडी मिलती है ना, तो वो बहुत ब्रूटल हालत में मिलती है, बहुत बहुत खराब हालत में वो बॉडी मिलती है, ठीक है? जहाँ पे उसके जितना भी उसके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसमें बहुत तरह का आउटरेज हो जाता है, उसकी बॉडी पे बहुत तरह की इंजरीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्ली वो रेप का केस बनता है और सारा जो सारा सस्पिशन है, जो सस्पेक्ट बनाया जाता है, वो किसको बनाया जाता है? वो अनोखी लाल को बनाया जाता है। ओके, अब हम समझने की कोशिश करेंगे इस केस की टाइमलाइन कि किस टाइम से क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ताकि हमें ना इस केस के बारे में फैक्ट के साथ-साथ सारा हिस्ट्री और सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएँ। ओके, तो क्राइम होता है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। इसके बाद इनिशियल अरेस्ट होता है। इनिशियल अरेस्ट कुछ नहीं होता है, जैसे ही आप सस्पेक्ट को अपने कस्टडी में, पुलिस अपने कस्टडी में लेती है, तो उसी को हम लॉ में इनिशियल अरेस्ट बोलते हैं। ओके, तो 30 जनवरी 2013 को 9 साल की बच्ची मिसिंग हो जाती है खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इसके बाद क्या होता है कि उसके पिता, जिनका नाम था रामलाल, वो
अपना एक रिपोर्ट फाइल करते हैं अगेंस्ट हिज नेबर जिनका नाम था अनोखी लाल। ओके, क्यों ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने देखा था तो वो सिगरेट पीने के लिए अनोखी लाल ने उसको बच्ची को बोला होगा कि ला कर दे दो ऐसा कुछ। तो उन्होंने लास्ट टाइम अपनी बच्ची को अनोखी लाल के पास देखा था जस्ट बिकॉज ही वॉज नेबर। तो आई थिंक बहुत फेमिलियर रहा होगा, तो उन्होंने इस चीज पे कुछ क्वेश्चन नहीं किया। ही जस्ट सॉ हिज डॉटर लास्ट टाइम विद अनोखी लाल। ओके, 1 फरवरी 2013 को क्या होता है कि उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है और क्या होता है फिर पुलिस अपने एविडेंसेस को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। 4 फरवरी 2013 को पुलिस अनोखी लाल को अरेस्ट कर लेती है और उस पे पॉक्सो एक्ट के अगेंस्ट केसेस चलाए जाते हैं। इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट उस पे रेप, किडनैपिंग और अननेचुरल ऑफेंसेस करने का केस लगाया जाता है। ओके, तो पॉक्सो हम सबको पता है। अगर नहीं पता है, इफ यू विल रिक्वेस्ट, तो मैं पॉक्सो पे एक अलग सा वीडियो बना दूंगी। बट अभी हम फोकस करते हैं अनोखी लाल के केस और उसकी टाइमलाइन पे। तो 4 फरवरी को अनोखी लाल को पुलिस ने 2013 में अरेस्ट कर लिया। ओके, उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट ट्रायल चलता है और डेथ सेंटेंस आता है मार्च 2013 में। ओके, स्विफ्ट ट्रायल। स्विफ्ट ट्रायल क्या होता है? स्पीडी ट्रायल्स होते हैं जो बहुत जल्दी कंडक्ट कराए जाते हैं बिकॉज ये बहुत हीनियस क्राइम था, एक बहुत छोटी बच्ची के साथ हुआ था। तो कोर्ट ने इसको बहुत जल्दी जल्दी ट्रायल पे ले लिया, बहुत जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश करी। और ये जो ट्रायल था ना, ये स्विफ्ट ट्रायल सिर्फ 2 वीक्स में कंप्लीट हो गया था, ठीक है? तो द स्पेशल पॉक्सो कोर्ट एट खांडवा कन्विक्टेड अनोखी लाल एंड सेंटेंस्ड हिम द डेथ। ओके, तो पॉक्सो के अंदर ये सारा केस चलता है और अनोखी लाल को जस्ट बिकॉज़ ही वाज़ अ कल्प्रिट, ही फाउंड द कल्प्रिट, ही गॉट पनिश्ड एंड उसको डेथ सेंटेंस दे दिया गया। डेथ सेंटेंस के बाद क्या होता है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस सेंटेंस को अपहेल करती है, इसको सपोर्ट करती है और द जजमेंट साइटेड द लास्ट सीन थ्योरी। लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है? ये ऐसा कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसी पे डाउट करते हो, उसी पे सारा शक जाता है जिसके साथ आपने विक्टिम को लास्ट टाइम देखा हो। ठीक है? और फिर क्या हुआ कि जो डीएनए एविडेंसेस आए थे वो भी लिंक कर रहे थे अनोखी लाल के साथ, समहाउ विक्टिम्स के हेयर्स लिंक कर रहे थे। तो क्या हुआ कि अनोखी लाल को डेथ सेंटेंस मिल जाता है। सबको लगता है कि अनोखी लाल ने ही उस बच्ची का रेप किया था और फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये सारा जो रेफरेंसेस है ना, ये सब कुछ मैंने इंडियन एक्सप्रेस या इंडियन कानून से पढ़ के ही चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। तो इफ यू वांट टू रीड मोर, यू कैन गो टू सच वेबसाइट्स एंड चेक चेक एवरीथिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है एंड रिमांड ऑफ रीट्रायल होता है 2019 में। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस की तरफ ध्यान देता है और उसको ये समझ आता है कि अनोखी लाल को किसी भी तरह का लीगल एड नहीं मिला था। लीगल एड क्या होता है? लीगल एड एक तरह का फाइनेंशियल और एक तरह का लॉ का सपोर्ट होता है जो किसी सस्पेक्ट को, जो किसी एक्यूज को दिया जाता है, ताकि अगर वो किसी फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है तो वो उस चीज़ को उसको भी इनफ जस्टिस मिल पाए, उसको भी प्रॉपर जस्टिस मिल पाए, उसको भी अच्छे लॉयर्स डिफेंड कर पाएँ। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो उसके डिफेंस में भी चीज़ें, उसके पास स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसकी चीज़ों को डिफेंड कर पाए। उसी को हम लीगल एड बोलते हैं। तो कोर्ट ने नोटिस किया कि अनोखी लाल को किसी भी तरह का लीगल एड नहीं दिया गया था उसके फर्स्ट ट्रायल में, ठीक है? और उसके लॉयर को बहुत टाइम भी नहीं मिला था अपनी चीज़ें प्रिपेयर करने का। क्यों? क्योंकि वो कैसा स्विफ्ट ट्रायल था। स्विफ्ट ट्रायल क्या होते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, वो स्पीडी ट्रायल्स होते हैं। तो किसी को टाइम नहीं मिला कि वो अनोखी लाल के केस को पूरी तरह से समझ पाए, अच्छे से क्लूज़ इकट्ठा कर पाए ताकि वो उनको कोर्ट में डिफेंड कर पाएँ। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ये चीज़ नोटिस करी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको एक राइट दिया, जो राइट था राइट टू फेयर ट्रायल। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहचान लिया कि हाँ, अगर उसको किसी तरह का लीगल एड नहीं मिला है, इसका मतलब इट इज़ अ वायलेशन ऑफ अ इंडिविजुअल्स राइट व्हिच इज़ समहाउ अ फंडामेंटल राइट। उसको किसी भी तरह का फेयर ट्रायल नहीं मिला है। ओके, फिर कन्विक्शन, so the conviction and the death sentence were set aside and case was sent back to the retrial। तो जो भी कन्विक्शन हुआ था, जो भी डेथ सेंटेंस अनोखी लाल को दिया गया था, उसको साइडलाइन कर दिया गया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हम इस केस का फिर से रीट्रायल करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से हमें समझ आ गया कि एक फर्स्ट ट्रायल में क्या हुआ, अनोखी लाल को हमने डेथ पेनल्टी कोर्ट ने दे दिया और अनोखी लाल को एक्यूज
एक्यूज मान लिया गया, अनोखी लाल को क्रिमिनल मान लिया गया कि अनोखी लाल ने ही उस बच्ची का रेप किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2019 में मेन ग्राउंड में आता है एंड सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चूंकि अनोखी लाल को किसी भी तरह का लीगल एड नहीं दिया गया था, इसलिए ये फेयर ट्रायल के अंडर नहीं आता है, इसलिए हम इस केस का रीट्रायल करेंगे। अब रीट्रायल में क्या होता है, ये चीजें मैं आगे बताऊंगी। ओके, सो सेकेंड ट्रायल होता है अगेन डेथ सेंटेंस। ओके, फिर क्या होता है कि नए लॉयर्स लिए जाते हैं, नए तरह का ट्रायल होता है। द कोर्ट अगेन कन्विक्टेड हिम एंड गेव द डेथ पेनाल्टी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस केस को देखने के बाद इस केस का वापस से ट्रायल होता है और वापस से अनोखी लाल को डेथ पेनाल्टी दे दी जाती है। ठीक है, बट व्हेन द केस वेंट बैक टू द हाई कोर्ट, जजेस नोटिसेस द सीरियस फ्लॉस। ओके, फिर ये केस वापस से हाई कोर्ट में जाता है और जजेस को एक बहुत बड़ी गलती नजर आती है, और वो गलती क्या होती है, डीएनए एग्जामिनर्स का प्रिपेयर ना होना। तो डीएनए expert who prepared the report was never examined in the court. Chain of custody of evidence was questionable. तो होता क्या है कि जो डीएनए एक्सपर्ट थे ना, जिन्होंने डीएनए के बेसिस पे रिपोर्ट दी थी, उनको कभी कोर्ट में क्वेश्चन किया ही नहीं गया, उनको कभी कोर्ट में बुलाया ही नहीं गया, उनके बारे में उनको कभी एग्जामाइन ही नहीं किया गया, उनसे पूछा ही नहीं गया कि आपने कौन कौन से एविडेंसेस को यूज करके ये रिपोर्ट दी है, क्या आपकी रिपोर्ट की वैलिडिटी है या नहीं, आपके रिपोर्ट का वैलिडेशन क्या है, आपकी लैब का वैलिडेशन क्या है, ऐसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन उस केस में नहीं हुआ था। दूसरा, चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है कि एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद, जब पुलिस किसी केस से, किसी क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करती है, उसके बाद वो एविडेंस किस किस लैब में जाके कैसे कैसे एग्जामाइन हो रहा है और उसकी रिपोर्ट कैसे बन रही है, ये सारा प्रोसेस जो है ना, वो चेन ऑफ कस्टडी के अंदर आता है। तो अनोखी लाल के केस में जो एविडेंसेस की चेन ऑफ कस्टडी थी, उसको भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ओके, तो ये चीजें जो नोटिस करता है, वो कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। और हाई कोर्ट वापस से इस केस को एक बार अगेन फिर से क्या, वो रीट्रायल के लिए भेज देता है, राइट। अब आगे क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। फिर इस केस का थर्ड ट्रायल होता है और सारे एविडेंसेस फॉल्स अपार्ट इन 2024। कैसे होता है, ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल बिग प्रॉब्लम्स इन द एविडेंसेस केम आउट। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, नो डीएनए ऑफ अनोखी लाल वॉज फाउंड इन द गर्ल्स बॉडी सैंपल। ओके, तो उस बच्ची की बॉडी में ना मेल डीएनए तो डिटेक्ट किया गया था, बट वो मेल डीएनए अनोखी लाल का नहीं था। ओके, तो सबसे बड़ा कि मेल डीएनए तो है, विच इज एक्सेप्टेबल, ओके, बट वो डीएनए क्या अनोखी लाल से मैच हो रहा है, तो वो अनोखी लाल से मैच नहीं हो रहा था। दूसरा फॉरेंसिक मिस्टेक क्या हुआ था कि पैजामा ऑफ द विक्टिम वर रॉन्गली यूज्ड एज अ रेफरेंस सैंपल। तो विक्टिम का ही पैजामा हमने रेफरेंस सैंपल के लिए यूज कर लिया था। रेफरेंस सैंपल हमको पता है कि क्या होता है कि आप उसको, अगर आपके पास कोई सस्पेक्ट है, ठीक है, और उस सस्पेक्ट का आपने ब्लड ले लिया, उससे डीएनए प्रोफाइल को जनरेट किया, फिर आपने उस रेफरेंस से कंपेयर करोगे ना, जहाँ पे वो आपको क्राइम सीन में जो सैंपल मिला है, अगर वो रेफरेंस ही आपने गलत इंडिविजुअल का ले लिया, तो ऑफ कोर्स वो मिसमैच आएगा, ऑफ कोर्स उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो विक्टिम का पैजामा ही रेफरेंस के लिए यूज कर लिया गया था, जबकि ब्लड किसका लेना चाहिए था, ब्लड तो अनोखी लाल का लेना चाहिए था, ताकि वो रेफरेंस कर पाओ ना कि इस पैजामे में जो भी स्टेन्स मिले हैं वो अनोखी लाल के हैं या नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी, ये बहुत बड़ी फॉरेंसिक मिस्टेक थी जो इस केस में की गई थी। हेयर स्टैंड्स एंड स्टेन्स वर नॉट प्रॉपरली सील्ड और टेस्टेड। जो भी हेयर स्टैंड मिले थे, जो भी बॉडी में स्टेन्स मिले थे, क्लोथ्स में स्टेन्स मिले थे, वो सब ना तो प्रॉपरली सील किए गए थे, ना उनको प्रॉपरली टेस्ट किया गया था। एक फॉरेंसिक मिस्टेक ये भी थी। ओके, द लास्ट सीन विथ थ्योरी वाज वीक। ओके, लास्ट सीन थ्योरी जो मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट सीन थ्योरी क्या होता है कि लास्ट टाइम आप विक्टिम को जिस भी पर्सन के अराउंड देखते हो, सबसे पहला आप उसी को, सबसे पहला डाउट आपका उसी पर्सन पे जाता है, राइट। बट ये जो गैप था ना, ये 36 आवर्स का था, जब वो बच्ची मिसिंग आउट हुई थी और जब वो बच्ची को अनोखी लाल के साथ देखा गया था, राइट। 36 घंटों का गैप बहुत बड़ी चीज होती है। अगर 36 घंटे पहले आपने किसी व्यक्ति को साथ देखा, इसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद से वो बच्चा या वो इंसान उस किसी और के कम्युनिकेशन में नहीं आया होगा, किसी और से उसकी बातचीत नहीं हुई होगी, या वो किसी और के साथ गया नहीं होगा, या वो किसी और से मिला नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो 36 आवर्स इज अ वेरी बिग गैप। ओके, इसके बाद जो सीमेन मिला था ना, वो अनोखी लाल का नहीं था, वो किसी और का था। किसका था ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था, बट हाँ,
हाँ, ये कंपेयर कंपेयर रेफरेंस यूज करने के बाद ये जरूर कंफर्म हो गया था कि वो सीमेन जो था ना वो अनोखी लाल का नहीं था। फिर मार्च 20 को कोर्ट acquitted अनोखी लाल and he walked free after 11 years in jail। तो होता क्या है कि 20 मार्च 2024 को कोर्ट क्या होती है, अनोखी लाल को बाइज्जत बरी कर देती है, जबकि उसने पिछले 11 साल अपने जेल में बिताए थे जस्ट बिकॉज ही डिडंट हैव अ गुड लीगल एड। द रिपोर्ट ऑफ डीएनए experts was not examined or not questioned in the court, or you can say the lawyers, the law, the judges authority didn't have any knowledge about the forensic science or forensics। ओके, तो इस इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसी व्यक्ति को आप 11 साल जेल में रख रहे हो और शायद उसने कुछ किया भी नहीं, राइट। तो अगर हम सोचो, अगर हम उसी फर्स्ट ट्रायल के जजमेंट पे ही अनोखी लाल को डेथ पेनाल्टी मिल गई थी, अनोखी लाल को सेंटेंस कर दिया जाता तो क्या होता, राइट। इट इज अ हार्म टू द सोसाइटी दैट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर द जस्टिस एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन। ओके, तो ये था ये केस। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल क्लोजर कैसे दिया। तो जनवरी 2025, 9 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट इस केस को क्लोज कर देता है, इस अपील को क्लोज कर देता है और अपना फाइनल एक्विटल दे देता है, ठीक है। और अनोखी लाल को किसी भी पेनाल्टी से बाहर कर दिया जाता है। अनोखी लाल का डेथ सेंटेंस कैंसिल करके उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह जेल से बाहर जाने दिया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब सोचो 2003 से 2025 लग गए किसी एक पर्सन को जस्टिस दिलाने के लिए जस्ट बिकॉज हमारे लॉयर्स के पास, हमारी जुडिशियल अथॉरिटी के पास फॉरेंसिक्स का नॉलेज नहीं है। किसी ने डीएनए एक्सपर्ट को क्वेश्चन करने की गलती नहीं करी, किसी ने कोशिश नहीं करी डीएनए एक्सपर्ट को क्वेश्चन करने की। तो ये सारी चीजें हुई और इन सारी चीज़ों ने कितना बड़ा रोल फॉरेंसिक्स का था। ये सब चीज़ें सोसाइटी को समझाने की कोशिश करी, हमारी लॉ अथॉरिटी को समझाने की कोशिश करी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को कितना चेंज करने में इस केस ने हेल्प किया। तो अनोखी लाल का केस इज नॉट जस्ट ऑल अबाउट द जस्टिस, it is about the reformation of the society. It is all about the growth of the society from both societal and educational perspective। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने केस समझ लिया, हमने ट्रायल समझ लिए, हमने ये भी समझ लिया कि कौन सी गलती कहाँ पे हुई। अब हम ये समझेंगे कि रोल ऑफ डीएनए फॉरेंसिक्स, इस केस में डीएनए फॉरेंसिक्स का क्या रोल आया। तो हेड हेयर शीस्ट फ्रॉम द फिस्ट ऑफ द डिसीज, तो हमें पता चल गया। हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या सैंपल्स मिले थे, क्या क्या एविडेंसेस वहां से उस क्राइम सीन से कलेक्ट किए गए थे। तो हेड हेयर को सबसे पहले कलेक्ट किया गया, स्किन सेल्स को किया गया, ठीक है। इसके बाद वेजाइनल एंड एनल स्लाइड्स बनाए गए, सीमेन सैंपल कलेक्ट किया गया विक्टिम के पैजामा से, प्यूबिक एंड हेड हेयर को हमने कलेक्ट किया, सीमेन कलेक्ट किया, और क्लोथिंग जो भी एक्यूज ने उस टाइम पे पहने रहा होगा या विक्टिम ने पहने रहा होगा, वो सारी चीजों को हमने एज अ डीएनए एविडेंसेस कलेक्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स क्या आए और उनके इम्प्लीकेशंस क्या हुए। तो इनिशियल फाइंडिंग्स जो आए थे ना, जो फर्स्ट ट्रायल में, तो उसमें क्या हुआ था कि द हेड हेयर इन द विक्टिम फिस्ट, स्किन अंडर हर फिंगरनेल्स एंड सीमेन और हर पैजामा मैच्ड विद अनोखी लाल। तो पहले ट्रायल में ये हो गया कि विक्टिम में जो जो हेड हेयर विक्टिम के हाथों में मिले हैं ना, जस्ट बिकॉज इट वाज अ केस ऑफ अ रेप, तो हो सकता है कि विक्टिम ने अपने आप को बचाने की कोशिश करी हो, तो एक्यूज्ड के जो हेयर थे ना वो उसके हाथों में रह गए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्किन मिली उसके 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 नेल्स में, उसके फिंगर नेल्स में, नेल क्लिप्स में, तो और जो पैजामा मिला, जो सीमेन मिला विक्टिम के पैजामे में, वो किससे मैच हो रहा था, वो अनोखी लाल से मैच हो रहा था। ब्लड स्टेन ऑन द एक्यूज्ड अंडरवेयर वर फाउंड टू मैच द विक्टिम्स डीएनए। एक्यूज्ड के जो अंडरवेयर में जो ब्लड स्टेन थे वो भी विक्टिम के डीएनए से मैच हो रहे थे, राइट। द फाइंडिंग्स contributed significantly to his initial conviction and टू डेथ सेंटेंसेस। तो इन्हीं फाइंडिंग्स के बेसिस पे अनोखी लाल को 2 बार डेथ सेंटेंस दिया गया था, राइट। ये चीज समझ में आ गई।
आगे समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए एक्सपर्ट, उन डीएनए एक्सपर्ट्स का नाम था पंकज श्रीवास्तव, सेवरल मेजर इश्यूज सामने आते हैं। क्या होता है? द मेल डीएनए इन अ वेजाइनल एंड एनल सैंपल वाज नॉट अनोखी लाल्स। तो जो विक्टिम के वेजाइना में, विक्टिम के एनल एरिया से जो मेल डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसकी प्रोफाइलिंग करी गई थी, वो डीएनए अनोखी लाल का नहीं था। ओके, तो अगर किसी भी तरह का पेनिट्रेशन हुआ है, फोर्सफुल हुआ है, राइट, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सस्पेक्ट है उसका डीएनए मिलना चाहिए, बट डीएनए अनोखी लाल से मैच ही नहीं हो रहा था, वो किसी और का ही डीएनए था। किसका डीएनए था ये हम आज तक नहीं पता कर पाए। दैट इज अ फेलियर ऑफ आवर साइंस एंड आवर लॉ, दैट वी कुडंट फाइंड हु हैड डन द क्राइम एक्चुअली, राइट। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको पहले भी बताया था, चेन ऑफ कस्टडी, चेन ऑफ कस्टडी को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया, ठीक है, सैंपल्स को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया, एविडेंसेस का कलेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ था, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने प्रोजेक्ट 39A के रिपोर्ट से लिया है। इसके बाद द कोर्ट हाईलाइटेड द discrepancy between the initial reported DNA findings and actual lab evidences, further undermining the reliability of the DNA reports. Okay, तो बहुत सारा कोर्ट ने अपना एफर्ट्स दिया, ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनर को क्वेश्चन किया गया, बहुत सारे जो डीएनए फाइंडिंग्स आए थे, जो लैब में एक्चुअल एविडेंसेस थे, उनकी चीजों को क्वेश्चन किया गया। These factors led to the break in the chain of evidences, okay, giving the accused the benefit of the doubt and resulting in his acquittal in the third trial. Okay, जो थर्ड ट्रायल में जो अनोखी लाल के केस का एक्विटल हुआ था, वो सब इन्हीं 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 लैक ऑफ प्रोसेसेस की वजह से हुआ था, उसी लैक ऑफ चेन ऑफ कस्टडी की वजह से हुआ था, उसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ था, जो शायद हमारे लॉयर्स के पास नहीं थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब ना इस पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जिनका बहुत क्रूशियल रोल रहा है इस केस को एक इस केस को एक नया पड़ाव पे ले जाने के लिए। हालांकि हम आज तक उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाए जिसने ये उस बच्ची का रेप किया था, बट हाँ, कि हमने एटलीस्ट एक निर्दोष व्यक्ति को बचा लिया, 11 साल बाद सही, बट बचा लिया। तो इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है श्रेया रस्तोगी मैम। तो क्या रोल था श्रेया रस्तोगी का, ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि श्रेया रस्तोगी का बैकग्राउंड क्या था। तो श्रेया रस्तोगी इज अ लॉयर विद प्रोजेक्ट 39 ए एट एनएलयू दिल्ली। तो श्रेया मैम प्रोजेक्ट 39A की एक लॉयर थी। ये टीम क्या काम क्या रहता है, प्रोजेक्ट 39A ना कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन है जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है टू द मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो उन्होंने तो ये उस प्रोजेक्ट 39A की एक लॉयर थी, और शी बिकेम इन्वॉल्व इन अनोखी लाल्स डिफेंस ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ हिज अपील एंड रीट। तो फिर बाद में श्रेया मैम ने श्रेया रस्तोगी ने इस केस को देखा, इन चीज़ों को समझा, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, राइट। तो ये केस उसी टाइम से एक नया मोड़ ले लेता है, और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। Okay, during the first two trial in the court 2013 and High Court Appeal 2014, the defense did not properly challenge the DNA evidence. जब अनोखी लाल को डेथ पेनाल्टी दिया गया, तो क्या हुआ था कि किसी ने भी डीएनए एविडेंस को चैलेंज नहीं किया था, किसी ने भी कंपैरिजन प्रॉपरली नहीं किया, किसी ने भी डीएनए एक्सपर्ट को एग्जामाइन नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी। द कोर्ट रिलायड हैवीली on forensic reports submitted by Dr. Pankaj Srivastava, the DNA expert, and sentenced Anokhi Lal to death. ओके, तो पंकज श्रीवास्तव ने जो भी रिपोर्ट सबमिट करी थी केस को, जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट दी थी, उसी को बेसिस पे कोर्ट ने अनोखी लाल को डेथ सेंटेंस दे दिया। श्रेया रस्तोगी लेटर पॉइंटेड आउट एज अ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ डीएनए एक्सपर्ट हैड नॉट बीन डन, मीनिंग द रिपोर्ट वेंट अनचैलेंज। तो श्रेया रस्तोगी ने इन सारी चीजों को क्वेश्चन किया और बोला कि किसी भी तरह का क्रॉस एग्जामिनेशन डीएनए एक्सपर्ट का नहीं हुआ है, तो हम इन रिपोर्ट्स को कैसे आप सही मान लेते हो, राइट। तो इस चैलेंज के बाद ही सारी चीजें शुरू हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। In 2019, Supreme Court of India noticed the major lapse. The judge stated that Anokhi Lal's trial was unfair because forensic expert was not questioned by the defense. The court ordered a retrial. फिर कोर्ट क्या करता है, एक रीट्रायल बोलता है कि आप इस केस का रीट्रायल करिएगा, और जहाँ पे डीएनए एक्सपर्ट को क्रॉस एग्जामाइन किया जाता है।
Okay, this was possible because of Shreya Rastogi and Project 39A raised this issue before the Supreme Court. तो ये सारी चीजें पॉसिबल क्यों हो पाती हैं? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ देता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हैव फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे सबको इक्वालिटी के साथ अपनी लाइफ लाइफ जीने का हक है। तो प्रोजेक्ट 39A इज फॉर दोस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लोगों के पास ग्रोथ करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो बहुत बुरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे ना उनके पास अच्छे फाइनेंसेस हैं, ना उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, ना उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं। तो प्रोजेक्ट 39A एंड श्रेया रस्तोगी जैसे लोग ही हैं जो सोसाइटी में इक्वल जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। और शायद प्रोजेक्ट 39A को इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि सोसाइटी में इक्वल जस्टिस रह सके, सबको जस्टिस मिल सके। ओके, तो फाइनल कन्विक्शन हो जाता है, फॉल्स कन्विक्शन होता है, बट सच की जीत होती है। फाइनल जस्टिस क्या होता है कि अनोखी लाल ने ये क्राइम नहीं किया है, अनोखी लाल को 11 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। बट प्रॉब्लम द फेलियर ऑफ द सोसाइटी कि आज भी हमें नहीं पता चला कि उस बच्ची का रेप किसने किया था, कौन था असली क्रिमिनल, किसने उस क्राइम को एक्चुअली में कमिट किया था। अनोखी लाल won, but the justice is still not delivered. Okay, so yeah, thank you so much everyone for watching this video. If you are liking the content, if you want कि मैं ऐसे content को दोबारा लेके आऊँ, ऐसी case studies पर दोबारा video बनाऊँ, then just please let me know in the comment section. Yeah, okay, take care, bye bye, thank you so much.